नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड MPS 001 के चैप्टर नंबर 3 अधिकार की बात करेंगे। जहां इस चैप्टर से जो प्रमुख प्रश्न बनते हैं वो इस प्रकार से बनते हैं कि अधिकारों से आप क्या समझते हैं, अधिकार, शक्ति, दावे व हकदारियों के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसी प्रकार से जो अगला क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है वो बनता है कि अधिकारों की विभिन्न परिकल्पनाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ आप देख सकते हो 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, बट इन 5 क्वेश्चन में से जो 2 क्वेश्चन है शुरुआत के, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। हालांकि इस चैप्टर में इन सभी क्वेश्चनों को कवर किया जाएगा और इसकी हम विस्तृत रूप से व्याख्या करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को और जानते हैं सबसे पहले कि अधिकार शब्द का अर्थ क्या होता है और अधिकार का संबंध किस प्रकार से दावे और शक्तियों से है। तो देखो, सबसे पहले चैप्टर में एक प्रस्तावना दी गई है। प्रस्तावना हमें कुल मिलाकर अधिकारों के अर्थ को स्पष्ट करती है, जहां वो ये बताती है कि अगर हम अधिकार की बात करें कि अधिकार शब्द का अर्थ क्या है, तो अधिकार शब्द का जो सटीक रूप से अर्थ है वो है सामाजिक दावा। देखो, दावे का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज़ जिस चीज़ पर हम अपनी ताल ठोकें कि हाँ भाई ये चीज़ हमारी है, तो वो हमने दावा किया। लेकिन हमारे हर दावे अधिकार नहीं बन सकते, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि आपने एक दावा कर दिया कि कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी और आपने उस पर दावा कर दिया कि ये प्रॉपर्टी मेरी होनी चाहिए, तो इसका मतलब नहीं है कि वो प्रॉपर्टी का अधिकार आपको दे दिया जाएगा। तो फिर वो कौन से दावे होते हैं जिन्हें अधिकारों की मान्यता मिलती है, ऐसा यहाँ पर बताया जाएगा। तो देखो, पहली बात, व्यक्ति के वे दावे जिन्हें सामाजिक रूप से मान्यता मिले। व्यक्ति के वे दावे जिन्हें सामाजिक रूप से मान्यता मिले, यानी कि मैं किस चीज़ को दावा कर रहा हूँ तो सोसाइटी उसे मान्यता दे और सोसाइटी उसमें एक साथ हो जाए। उसके बाद राज्य उसे मान्यता दे, यानी कि मैं किसी चीज़ पर दावा कर रहा हूँ, उसके बाद सोसाइटी मेरा साथ दे रही है, सोसाइटी उसे एक्सेप्ट कर रही है, सोसाइटी उसे स्वीकृति दे रही है, अपना सोसाइटी एग्री हो रही है उस चीज़ से। उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो भी उससे एग्री हो रही है। तो जब कोई दावा पहले सामाजिक दावा बनेगा, सामाजिक दावे के बाद राज्य उसे मान्यता देगा, तब जाकर वो अधिकार बनेगा। लोकतंत्र के अंदर ये बहस चलती रहती है कि व्यक्तियों के अधिकार वास्तव में कितने और किस मात्रा में होने चाहिए, क्योंकि व्यक्ति एक स्वार्थी प्राणी है और अपनी उस स्वार्थपरायणता के लिए, यानी कि अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए वो लगातार नए नए दावों की बात करता रहता है। ऐसे में क्या सरकार सभी दावों को स्वीकृति देती है या समाज क्या सभी दावों को स्वीकृति देता है? ऐसी तमाम चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़ाई जाएंगी, ऐसा प्रस्तावना बताती है। जैसे कि मैंने एक लाइन यहाँ पर हाईलाइट कर रखी है जो ये कहती है कि राज्य कभी अधिकार नहीं देता, वो केवल अधिकारों को मान्यता देते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, कोई भी देश की सरकार अपने आप अपने यहाँ की जनता को अधिकार नहीं देती है। हमें जितने भी अधिकार मिले हैं, चाहे वो स्वतंत्रता का अधिकार हो, समानता का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, ये सब अधिकार हमें अपने आप नहीं मिले हैं। इन अधिकारों के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है, अपना रक्त बहाया गया है, बड़े पैमाने पर शांतिपूर्वक आंदोलन भी चले हैं, तो कई बार हिंसक आंदोलन भी चले हैं। उसके बाद गवर्नमेंट्स ने हमें ये सारे अधिकार दिए हैं। तो किसी भी देश की गवर्नमेंट कभी भी अधिकार अपने आप प्रदान नहीं करती। पहले वो अधिकार दावों के रूप में सामने आते हैं, जिसमें कोई एक व्यक्ति दावा करता है, फिर बाद में सोसाइटी इसके साथ जुड़ती है, फिर वो सामाजिक दावा बन जाता है, फिर वो सरकार के ऊपर दबाव डालता है और सरकार को लगता है कि उस दावे को स्वीकृति देनी चाहिए, तब सरकार उसको मान्यता देती है और इस प्रकार से वो दावा अधिकारों की श्रेणी में आ जाता है। तो एक अधिकार शुरुआत होती है उसकी एक व्यक्तिगत दावे से, फिर वो सामाजिक दावे में बदलता है और फाइनली वो अधिकार बन जाता है। ऐसा इस चैप्टर की प्रस्तावना करी और इसी चीज़ पर आगे विस्तृत रूप से चर्चा भी की जाएगी। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग बनी हुई है, आप देख सकते हैं, अधिकारों का अर्थ और प्रकृति। हालांकि हमने इस चीज़ पर चर्चा कर ली है, फिर भी किताबी लैंग्वेज ये कहती है कि जब हम व्यक्ति और राज्य के बीच में संबंध, यानी कि सरकार और जनता के बीच में संबंधों का अध्ययन करते हैं, तो ये अध्ययन पॉलिटिकल थ्योरी का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। ये प्रश्न युगों युगों से राजनीतिक दार्शनिकों को उलझा नहीं रहा, लेकिन चकरा जरूर रहा है, क्योंकि अलग अलग फिलोसफर्स की इसमें अलग अलग राय है कि आखिर राज्य और व्यक्ति का संबंध है क्या, राज्य व्यक्ति के लिए क्या करे और व्यक्ति राज्य के लिए क्या करेगा। इस चीज़ पर लगातार वाद विवाद होते रहे हैं। ये कहा जाता है कि क्या राज्य व्यक्ति के लिए कर्जदार है या व्यक्ति राज्य का कर्जदार है, कौन किसका ऋणी है। इस पर लगातार समस्याएं उत्पन्न होती रही हैं। जैसे कि प्लेटो ने कहा, प्लेटो का मानना था कि राज्य अकेले न्याय प्रदान करने में सक्षम है, यानी कि सोसाइटी में जस्टिस लाने के लिए राज्य अकेले सक्षम है। जनता को क्या करना चाहिए, जनता को सिर्फ अपने कर्तव्य निभाने चाहिए, अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तो ये बात ध्यान रखना, जब आपको कोई अधिकार दिया जाता है तो आपको एक जिम्मेदारी भी उसके साथ दी जाती है, जिसका निर्वहन आपको करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको नागरिकता का अधिकार दिया गया है कि आप किसी देश के नागरिक हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है
कि आप उस देश के प्रति भक्ति की भावना रखें, राष्ट्रभक्ति की भावना रखें, उस देश के राष्ट्र प्रतीकों के प्रति सम्मान की भावना रखें, उस देश की संपत्ति के संरक्षण की भावना रखें। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो जब एक हाथ से आपको अधिकार दिया जाता है तो दूसरे हाथ से उसकी जिम्मेदारी भी दी जाती है। तो प्लेटो का यही कहना था कि जनता को सिर्फ और सिर्फ अपनी पूरी योग्यताओं और क्षमताओं के साथ अपनी जिम्मेदारी यानी कर्तव्यों को निभाना चाहिए। बदले में जो राज्य है वो न्याय प्रदान करेगा। जो इस टाइप के फिलोसफर्स होते हैं, जो इस टाइप के दार्शनिक होते हैं, उन्हें प्रत्ययवादी दार्शनिक कहा जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है। लेकिन जॉन लॉक जैसे जो दार्शनिक रहे हैं उनका ये मानना है कि नहीं, व्यक्ति से मिलकर समाज बनता है और समाज से मिलकर राज्य बनता है। ऐसे में राज्य जो है वो व्यक्ति का ऋणी है। ऐसे में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया जाता है। यानी कि दार्शनिकों का एक ग्रुप ये कहता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देना चाहिए, जबकि एक ग्रुप ये कहता है कि राज्य की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं अधिकार व्यक्तियों से संबंध रखते हैं, अधिकार का संबंध सिर्फ व्यक्तियों से है, राज्य से नहीं। जैसे यहाँ लाइन लिखी हुई है कि अधिकारों का संबंध व्यक्तियों से है, वो राज्य से नहीं है। यानी कि अधिकार राज्य के नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ किसके होते हैं? व्यक्तियों से। क्योंकि व्यक्तियों से मिलकर राज्य बनता है, तो इसलिए व्यक्ति ही पहली शर्त है जिसे अधिकार प्रदान होने चाहिए। तो ऐसी लगातार डिबेट यहाँ पर बनी रहेगी। आपके सिर्फ और सिर्फ ये वर्ड्स पावर बनेगी जिसे आप अपने आंसर में काम लाएंगे। आगे अधिकार, दावे और शक्तियों के बीच में रिलेशन बताया गया है। तो अधिकार तो मैंने आपको बता ही दिया है, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट कर रखा। अधिकार दावे हैं, लेकिन हर दावा अधिकार नहीं होता। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, कोई भी दावा अधिकार नहीं है अगर वो मान्यता प्राप्त नहीं है। कोई भी अधिकार अधिकार नहीं कहलाएगा जब तक उसे कानूनी रूप से बाध्य नहीं होगा। वो दावे जो मान्यता प्राप्त नहीं होते वो खोखले दावे होते हैं, और जो कानूनी रूप से बाध्य नहीं होते वो शक्तिहीन दावे होते हैं। यानी कि सोसाइटी के वो दावे जिन्हें कानूनी मान्यता ना मिले, तो वो दावा एक प्रकार से अधिकार तो सोसाइटी का बन जाता है, लेकिन अगर सरकार ने उस बात को नहीं माना है, राज्य ने उस बात को नहीं माना है, तो सिर्फ और सिर्फ एक शक्तिहीन दावे हैं। सरकार जब मर्जी तब चाहे अपनी शक्ति के दम पर उसे कुचल सकती है। तो कुल मिलाकर अधिकारों की बात यहाँ पर की है, जिसकी चर्चा हमने पहले कर ली है। आगे लाइन ऐसे लिखती है कि अधिकार महज दावे नहीं है, बल्कि वो सामाजिक दावे हैं। वो दावे नहीं है लेकिन दावों की प्रकृति में, यानी कि जो अधिकार होते हैं उनकी प्रकृति दावों से मिलती जुलती है, लेकिन आगे चलकर जब राज्य उसे मान्यता दे देता है तो वो दावे अधिकार बन जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये सारी चीज़ें इसी प्रकार से लिखी हुई हैं। आगे तो अधिकार और दावों में अंतर पता चल गया आपको, यानी कि जिस दावे को मान्यता मिल जाए वो अधिकार है, और जिस दावे को मान्यता ना मिले वो सिर्फ क्या रह जाता है? एक दावा बनकर रह जाता है। लेकिन आगे हम मानते हैं कि अधिकार और शक्तियों में क्या अंतर है। तो अधिकार सामाजिक दावे हैं, लेकिन हम ये कहें कि अधिकार समाज की शक्तियाँ हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अधिकार और शक्तियों में अंतर है। क्या अंतर है? कि प्रकृति ने हर व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ प्रकार की शक्ति दी है निश्चित मात्रा में। फॉर एग्जाम्पल, किसी के पास शारीरिक शक्ति है, किसी के पास मानसिक शक्ति है। तो जो शारीरिक शक्ति है हमारी, वो हमारे एक विशुद्ध ऊर्जा है, जिसके आधार पर हम अपने कार्य तो करते हैं, लेकिन हम ये कहें कि इस शक्ति के आधार पर हम कोई एक सिस्टम बना लेंगे, तो ऐसा नहीं है। हम इस व्यवस्था को लागू नहीं कर सकते हैं। यानी कि अधिकार सामाजिक दावे हैं, ठीक है, लेकिन हम ये कहें कि अधिकार समाज की शक्तियाँ हैं, तो ऐसा नहीं है। अधिकार शक्तियाँ नहीं हैं। अधिकार और शक्तियों में अंतर होता है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसकी अपनी एक क्षमता है, हर व्यक्ति की अपनी एक शक्ति है जो एक ऊर्जा के रूप में कार्य करती है। लेकिन अगर किसी के पास शक्ति है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास अधिकार भी होगा। समाज के एक सदस्य के रूप में, एक सामाजिक प्राणी के रूप में जिस व्यक्ति के पास अधिकार है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास शक्ति भी होगी। यानी किसी बंदे के पास पावर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास राइट्स भी होंगे, लेकिन किसी के पास राइट्स है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास पावर भी होगी, क्योंकि दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग है। समाज के सदस्य के रूप में हमारा अस्तित्व मात्र हमारे अधिकारों को सुनिश्चित करता है। यानी कि हम समाज में रहते हैं, हम एक सामाजिक प्राणी हैं, तो ये बात हमारी जो सेट होती है वो अधिकारों से होती है। लेकिन फिर शक्ति क्या है? मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, वो क्या है? तो वो शक्ति प्रदान करना काम किसका है? राज्य का है। आपकी जो शारीरिक शक्ति वो आपके अधिकारों की रक्षा कर सकती है, लेकिन आप कहें कि आपकी शारीरिक शक्ति राष्ट्र निर्माण की शक्ति से मिलती जुलती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो लोकतंत्र में शक्ति किसके पास हो, इसके लिए चुनावी व्यवस्था का प्रतिपादन किया गया है। जैसा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी में कहा भी गया है कि सोसाइटी ने खुद राज्य की स्थापना करी है। तो समाज हमें अधिकार प्रदान करता है और राज्य उन्हें संरक्षण प्रदान करता है, ये बात ध्यान रखना। अधिकार समाज के सदस्यों के रूप में व्यक्तियों से प्रकट होते हैं, वो इसी मान्यता से उभरते हैं कि अधिकारों का काम है कल्याण करना, और शक्तियों का काम होता है अधिकारों का संरक्षण करना। आगे फिर से वही वाली बात करी गई है कि अधिकारों का क्या अर्थ हो, तो ये मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, और वही बात यहाँ पर और भी ज़्यादा विस्तृत रूप से बताई गई है कि अधिकार दावे हैं,
मनुष्य के विकास के लिए सामाजिक दावे हैं। ये हकदारी नहीं है कि आपने किसी भी चीज़ पर हक जमा दिया और आपने कह दिया ये चीज़ मेरी है। तो यहाँ पर बहुत डीपली कॉन्सेप्ट को समझाया गया है जो ये बता रहा है कि हर व्यक्ति किसी चीज़ पर हकदारी कर दे तो ऐसा नहीं है कि वो उसका दावा बन जाएगा, समाज उसे स्वीकृति दे देगा, वो उसका अधिकार बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है। कोई भी बंदा, प्राचीन काल में बात करें, मध्यकाल में बात करें, तो कुछ लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिए जाते थे, यानी कि विशेष अधिकार दिए जाते थे। परंतु इस विशेष अधिकारों को भी आप अधिकार का नाम नहीं दे सकते। यानी कि प्राचीन काल में कुछ लोगों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता था, यानी कि कुछ विशेष अधिकार दिए जाते थे। लेकिन आप कहो कि किसी को विशेष अधिकार दिए गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अधिकार हैं। वो विशेष अधिकार तो हो सकते हैं लेकिन वो अधिकारों की श्रेणी में नहीं आते। अधिकारों और प्राधिकारों में अंतर आता है, अधिकारों और विशेष अधिकार में अंतर है, क्योंकि अधिकार जो होते हैं ना वो सभी के लिए होते हैं, लेकिन विशेष अधिकार सभी के लिए नहीं होते हैं। विशेष अधिकार सिर्फ कुछ ही लोगों के पास होते हैं, जबकि अधिकार सबके पास होते हैं। अधिकार बिना किसी भेदभाव के सभी को दिए जाते हैं, यहाँ लिखा है अधिकार बिना भेदभाव के सभी को दिए जाते हैं। लेकिन जो प्राधिकार होते हैं यानी कि विशेष अधिकार होते हैं, ये कुछ ही लोगों को दिए जाते हैं, कुछ चुनिंदा लोगों को दिए जाते हैं। अधिकार न्यायपूर्ण है जबकि प्राधिकार न्यायपूर्ण नहीं है। अधिकार लोकतांत्रिक समाज में होते हैं, जबकि जो प्राधिकार यानी कि विशेष अधिकार होते हैं ये अलोकतांत्रिक समाज में होते हैं। जैसे पहले राजतंत्र था तो कुछ लोगों को विशेष अधिकार दे दिए गए थे, लेकिन जब हम इक्वेलिटी की बात करते हैं तो वो सिर्फ डेमोक्रेसी में आ सकती है। तो अधिकार और विशेष अधिकार में अंतर है। अधिकार एक बड़े स्तर पर है, विशेष अधिकार एक छोटे स्तर पर है। अधिकार सबके लिए है लेकिन विशेष अधिकार कुछ ही लोगों के लिए है। अधिकार लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है लेकिन जो विशेष अधिकार है वो लोकतंत्र से नहीं जुड़ा हुआ है। ऐसे में अधिकारों की इस तरीके से तुलना कर करके बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं कि अधिकार कुल मिलाकर ये, जैसे कि यहाँ पर जैकफरसन घोषणा करता है। जैकफरसन कहते हैं कि मनुष्य अपने सृष्टा द्वारा कुछ निश्चित अधिकारों को संपन्न करता है। ये एक ऐसी घोषणा है जिसमें अधिकारों की नैसर्गिकता का संकेत दिया है कि मनुष्य अधिकार रखते हैं क्योंकि वो प्रकृति से मानव है, यानी कि हर एक मनुष्य मनुष्य होने के नाते कुछ अधिकार रखता ही है, चाहे वो आदमी हो औरत हो, हर प्रकार के लोगों के पास अपने अधिकार होते हैं और ये सत्य है और इस पर कोई बहस हो ही नहीं सकती। ना इन अधिकारों को कोई कम कर सकता है और ना कोई इसे ज़्यादा कर सकता है। ऐसे एक व्यक्ति थे हॉलैंड जिन्होंने अधिकारों के बारे में कहा कि दूसरे के कर्म को प्रभावित करने की एक आदमी की क्षमता उसकी अपनी शक्ति से नहीं बल्कि समाज की शक्ति से आती है। इसी को हम अधिकार कहते हैं और यही अपना एक सामाजिक दावा होता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी के अधिकारों का हनन करे और वहाँ से समाज उसको स्वीकृति ना दे तो वह अधिकार नहीं हो सकता, क्योंकि अधिकार तो इक्वलिटी को बढ़ावा देता है, वो किसी का अधिकार छीनने की बात थोड़ी करता है। ऐसे अधिकार की परिभाषा में विल्डे ने अधिकारों की एक परिभाषा दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि सामाजिक दावा पहलू, जो सामाजिक दावा है उस पहलू को उन्होंने बहुत ज़्यादा विवेचना की है, उसकी और ज़्यादा विस्तृत व्याख्या की है। उन्होंने कहा है जो एक अधिकार है वो कुछ निश्चित क्रियाकलापों के व्यवहार में आता है और राज्य और आदमियों को प्रभावित करता है। लास्की कहते हैं कि अधिकार सामाजिक जीवन की वो दशाएं हैं जिनके बगैर कोई आदमी अपनी अच्छी से अच्छी कंडीशन में नहीं जा सकता। यानी कि अधिकार ही मनुष्य को अपनी अच्छी से अच्छी दशा में लेकर जा सकते हैं, बिना अधिकारों के कोई व्यक्ति अच्छी से अच्छी दशा में कभी नहीं जा सकता। तो ऐसे करके अलग अलग लोगों ने यहाँ पे अलग अलग अधिकारों की परिभाषा दी है और उनका मूल वही है कि अधिकार सिर्फ ऐसे एक सामाजिक दावे हैं जिन्हें राज्य की जो है स्वीकृति मिली होती है। आगे किताब में लिखा हुआ है कि अधिकारों की प्रकृति किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर भी वही बात की जाएगी जो मैंने आपको पहले बता दी है कि अधिकारों की प्रकृति दावों में होती है। अधिकार दावे हैं लेकिन सभी दावे अधिकार नहीं होते। अधिकार वे दावे हैं जो समाज द्वारा मान्यता प्रदान मिले हुए हैं। अगर समाज उन्हें मान्यता नहीं दे रहा है तो वो दावे सिर्फ खोखले दावे रह जाते हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अधिकार सिर्फ दावे नहीं है, वो दावे के रूप हैं। अधिकार दावे हैं लेकिन वो सारे दावे अधिकार नहीं होते जिन्हें समाज द्वारा मान्यता ना मिले। तो यहाँ से यहाँ तक ये सारी चीज़ें वही लिखी हैं जिनके ऊपर हमने पहले चर्चा करी है। यहाँ से इस चैप्टर का अगला क्वेश्चन बनता है। अब तक हमने क्वेश्चन जो पढ़ा है चैप्टर से वो ये पढ़ा है कि अधिकार से हम क्या समझते हैं, अधिकार, शक्ति और हकदारियों में क्या अंतर है। तो इस प्रश्न का जो पहला प्रश्न बनता था वो इस प्रश्न का उत्तर हमने इस चैप्टर से अब तक कवर किया है। अगला प्रश्न जो इस चैप्टर से बन रहा है वो ये बन रहा है कि अधिकारों की विभिन्न परिकल्पनाओं का वर्णन कीजिए। तो जब आप अधिकारों की परिकल्पनाओं की बात करते हैं तो ये अधिकारों की जो परिकल्पनाएं ये 5 प्रकार की हैं। सबसे पहला है नैसर्गिक अधिकारों की कल्पना, फिर विधिसंगत अधिकारों की कल्पना, फिर ऐतिहासिक अधिकारों की कल्पना, फिर समाज कल्याण की कल्पना और फिर मार्क्सवादी कल्पना। और इन 5 कल्पनाओं की विस्तृत रूप से व्याख्या की गई है। ये मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है 5 परिकल्पनाओं को। इनकी विस्तृत रूप से हेडिंग टू हेडिंग यहाँ पर समझाया गया है। तो अधिकारों को नैसर्गिक रूप क्या होता है, इसके लिए थॉमस हॉब्स की किताब है लेवाइथन, जॉन लॉक की किताब है टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट 1690 और जियो जैक रूसो की किताब है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट।
तो नैसर्गिक अधिकारों के जो सिद्धांत हैं ये थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जो जैक रूसो यानी कि जे रूसो के द्वारा दी गई है। इसमें इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी की बात यह आती है कि मनुष्य जब अपनी प्राकृतिक अवस्था में था यानी कि शुरुआती अवस्था में था तो मनुष्य को कुछ अधिकार अपने आप मिले हुए थे। तो मनुष्य को जो अधिकार शुरुआत में मिले हुए थे वही अधिकार उसके नैसर्गिक अधिकार हैं, चाहे वो स्वतंत्रता का अधिकार हो, संपत्ति का अधिकार हो या जीवन जीने की स्वतंत्रता का अधिकार हो। ये सारे अधिकार मनुष्य को प्राकृतिक रूप से ही मिले हैं और ये उसके नैसर्गिक अधिकार है जिसे उससे कोई छीन नहीं सकता। ये अहस्तांतरणीय अधिकार है, कोई राज्य उससे नहीं छीन सकता। ये मानना था हॉब्स का, जॉन लॉक का, जे रूसो का। तो नैसर्गिक अधिकारों की परिकल्पना ये कहती है कि मनुष्य अपनी जो प्रारंभिक अवस्था में था, अपनी आदिम अवस्था में था, तो वहाँ पर मनुष्य को संपत्ति का अधिकार था, वो सार्वजनिक संपत्तियों का प्रयोग करता था, उसे जीवन जीने की स्वतंत्रता का अधिकार था, उसे इंडिविजुअल स्वतंत्रता का अधिकार था जिससे उसे कोई भी नहीं छीन सकता था। ऐसा हॉब्स भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी में कह रहे हैं, जॉन लॉक भी कह रहे हैं, जो माफ कीजिएगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में जो जैक रूसो कह रहे हैं, हॉब्स अपने ग्रंथ लेवाइथन में कह रहे हैं और जॉन लॉक टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट में कह रहे हैं। नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत की अनेक धाराओं पर आलोचना की जाती है, यानी कि जो ये थ्योरी दी गई है इसको क्रिटिसाइज किया जाता है बड़े पैमाने पर और ये कहा जाता है कि सारे अधिकार नैसर्गिक नहीं हो सकते। जैसे प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की संपत्ति थे, ऐसा नहीं है कि सारे अधिकार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की संपत्ति थे। उसका रीजन ये देते हैं, जो क्रिटिसाइज करते हैं वो ये कहते हैं भाई अधिकार तो समाज से मिलता है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में जब मनुष्य की जो आदिम अवस्था थी, जो शुरुआती अवस्था थी, वहां तो समाज था ही नहीं, वहां तो राज्य था ही नहीं, सब लोग तो ऐसे रहते थे कबीलाई टाइप से, कोई बाउंड्रीज नहीं थी। तो जब राज्य ही नहीं था तो अधिकार कहां से मिल जाएंगे। यानी कि हॉब्स की बात करें, जो जैक रूसो की बात करें, जॉन लॉक की बात करें, तो ये कह रहे हैं मनुष्य को जो अधिकार मिले उसके नैसर्गिक अधिकार है जो उसे प्राकृतिक अवस्था से ही मिले हैं। लेकिन जो इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अधिकार तो समाज में मिलते हैं और प्रारंभिक मनुष्य का तो कोई समाज ही नहीं था, तब तो कोई सोसाइटी नहीं थी, तो जब हमारी कोई जिम्मेदारी सोसाइटी के प्रति नहीं थी तो हमें अधिकार भी कहाँ से मिल गए। तो इस प्रकार से इसे क्रिटिसाइज किया जाता है। यहाँ से यहाँ तक यही लिखा हुआ है। आगे है विधि संगत अधिकारों की कल्पना। विधि संगत अधिकारों के जो सिद्धांत हैं वो हमें ये भाव बताते हैं कि जो अधिकार है ये कानून संबंधी होते हैं। अधिकारों का जो आदर्शवादी सिद्धांत है, इसी सिद्धांत को हम कानूनी अधिकार सिद्धांत के नाम से जानते हैं। जेरेमी बेंथम, हेगल, ऑस्टिन, इन सब लोगों ने विधि संगत अधिकारों की कल्पना करी थी। इनके अनुसार अधिकार राज्य प्रदान करता है। तो अधिकार एक दावा है जो राज्यों द्वारा संरक्षित किया जाता है। राज्य ही अधिकारों को विधेयक के माध्यम से परिभाषित करता है, निर्धारित करता है। राज्य ना हो तो अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते। राज्य ही कानूनी ढांचा तय करता है। यहाँ पर सारी चीजें पॉइंट्स में लिखी हुई हैं। कानून ही अधिकारों को जन्म देता है और कानून के समय के हिसाब से ही उसकी विषय वस्तु बदलती है। यानी कि विधि संगत अधिकारों की परिकल्पना हमें ये बताती है कि सारे के सारे अधिकार जो है राज्य द्वारा प्रदान किए जाते हैं और कानून के माध्यम से उसका संरक्षण किया जाता है। बेंथम, हेगल और ऑस्टिन ने इसको समर्थन दिया है। आगे अधिकारों की ऐतिहासिक परिकल्पना है। अधिकारों की ऐतिहासिक परिकल्पना जिसे हम चिरकाल भोगजनित सिद्धांत भी कहते हैं। ये थ्योरी ये कहती है कि जो अधिकार हैं ये इनकी एक बहुत ही बड़ी हिस्टोरिकल प्रोसेस रहा है और इस हिस्टोरिकल प्रोसेस की वजह से ही अधिकार जन्मे हैं। इस दृष्टिकोण का ये मानना है कि जो अधिकार है वो परंपराओं से और प्रथाओं से जन्म लेते हैं। रूढ़िवादी प्रथाओं से अधिकारों का जन्म होता है कि कोई एक प्रथा समाज में चलती रहती है और उस प्रथा का लोग लंबे समय से पालन करते रहते हैं और फिर वही प्रथा एक दिन अधिकार बनकर सामने आ जाती है। एडमंड बर्क ने इसको बड़े पैमाने पर समर्थन दिया है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि सबसे पहले हमारी कोई समाज की एक परंपरा बन जाती है, वो हमारा संस्कृति का हिस्सा बन जाता है और फिर हम उसके अधिकार की दावा कर देते हैं। आगे अधिकारों की समाज कल्याण परिकल्पना। तो अधिकारों की समाज कल्याण परिकल्पना ये कहते हैं कि अधिकार जो है वो सोसाइटी की वेलफेयर अप्रोच है, यानी कि समाज कल्याण के लिए है। इस परिकल्पना का ये मानना है कि राज्य को सिर्फ ऐसे अधिकारों को ही मान्यता देनी चाहिए जो समाज कल्याण को बढ़ावा दें। जो अधिकार समाज कल्याण को बढ़ावा ना दें उन्हें अधिकारों की मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। इसके पक्षधरों में बात करें तो रॉस्को पाउंड और शेफी के नाम है जिन्होंने अधिकारों की समाज कल्याण परिकल्पना की बात की है। आगे है अधिकारों की मार्क्सवादी धारणा। अधिकारों की मार्क्सवादी धारणा जो है वो ये कहती है कार्ल मार्क्स से जुड़ी हुई है और अधिकारों की कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है ये पूंजीवाद के विरोध में आई है। इसका ये मानना है कि कैपिटलिस्ट अप्रोच की वजह से अमीर अमीर होते जाते हैं, गरीब गरीब होते जाते हैं। ऐसे में कितने ही अधिकारों की बात कर लो, गरीबों को अधिकार नहीं मिलते हैं। गरीबों को अधिकार जब मिलेंगे जब गरीब खुद सत्ता में आएगा। तो एक समाजवादी राज्य की बात करते हैं, सर्वहारा कानून की बात करते हैं, कामगार हितों की बात करते हैं, अधिकारों के संरक्षण की बात करते हैं। ठीक है, तो मार्क्सवादी सिद्धांत जो है वो एक तरीके से समानता लाने की बात करता है।
तो ये अधिकारों की परिकल्पना है जिसमें आप क्या करेंगे, नैसर्गिक अधिकार, विधि संगत अधिकार, अधिकारों के ऐतिहासिक, समाज कल्याण और मार्क्सवादी परिकल्पना की हेडिंग डाल के फिर इनके बारे में एक एक पैराग्राफ कम से कम लिखेंगे। आगे इस चैप्टर में कुछ अधिकारों की बात की गई है कि अधिकारों का गठन किस प्रकार से किया गया है। तो आप अधिकारों के गठन की बात करें, राइट्स के फ्रेमवर्क की बात करें, तो भारत की अगर बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से अधिकारों का गठन किया गया है। इंटरनेशनल लेवल पर यूएनओ के चार्टर में ह्यूमन राइट्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि यहाँ पर कुछ अधिकारों की बात की गई है। तो देखो, जनसाधारण के अधिकारों में सबसे पहला आता है जीवन का अधिकार। तो हमारे देश में आर्टिकल नंबर 21 में जीवन जीने का अधिकार दिया है, राइट टू लाइफ दिया है। ये एक मौलिक अधिकार है जो सभी को दिया गया है। किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भाषा के आधार पर आप इसमें कोई भेदभाव भी नहीं कर सकते। तो अगर हम राइट टू लाइफ की बात करें तो एक मौलिक अधिकार है जिसके बगैर अन्य सभी अधिकार बेकार हैं, क्योंकि मनुष्य को जब जीवन का अधिकार ही नहीं होगा तो आप उसे स्वतंत्रता का अधिकार देकर ही क्या कर लोगे। मनुष्य को जब जीवन का अधिकार ही नहीं होगा तो उसे समानता का अधिकार देकर ही आप क्या कर लोगे। तो राज्य जीवन का संरक्षण करेगा और किसी प्रकार से किसी व्यक्ति के जीवन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इवन आत्महत्या भी, सुसाइड भी को भी एक अधिकार एक अपराध माना गया है। आगे इक्वेलिटी यानी कि समानता का अधिकार है। समानता के अधिकार की बात करें तो कानून के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण, किसी प्रकार के भेदभाव की मनाही, इस प्रकार के हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार की बात की गई है। ठीक इसी प्रकार से स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है कि भारत में अगर हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है, जहां आपको भाषण देने की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है, संघ की स्वतंत्रता है, आंदोलन करने की स्वतंत्रता है, किसी व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता है, धर्म विवेक आस्था की स्वतंत्रता है। आर्टिकल नंबर 21A में राइट टू एजुकेशन एक्ट है, शिक्षा का अधिकार है। कुछ आर्थिक अधिकार भी दिए गए हैं, जैसे काम का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, विश्राम का अधिकार, अवकाश का अधिकार। इसके अलावा कुछ अधिकार राजनीतिक भी होते हैं, जैसे वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, किसी भी सरकारी पद को धारण करने का अधिकार, पॉलिटिकल पार्टीज बनाने का अधिकार। इसके अलावा भारतीय संविधान अपने नागरिकों को अधिकारों की सूची प्रदान करता है, जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार भी है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी है, माइनॉरिटीज़ के लिए भी अधिकार है। इसके अलावा जो देश उदारवाद ही हैं, उदारवाद को बढ़ावा देते हैं, वो आर्थिक स्वतंत्रता की बढ़ावा देते हैं, सामाजिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देते हैं, राजनीतिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देते हैं। ये सब साधारण जनता के अधिकार हैं। आगे लास्की की अधिकार परिकल्पना की बात करिए तो हैरोल्ड लास्की की बात करें तो 1893 में इनका जन्म हुआ था और 1950 में इनकी मृत्यु हुई। इनका संबंध ब्रिटिशर्स से था, यानी कि इंग्लिश लेबर पार्टी के एक सिद्धांती थे। इनकी बात करें तो इन्होंने एक किताब लिखी है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, जिसमें इन्होंने अधिकारों की बात की है। लास्की प्राकृत अधिकारों के बारे में बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि मनुष्य समाज का एक सदस्य है और इसलिए मनुष्य को समाज के सभी अधिकार मिलने चाहिए ताकि वो समाज में सर्वोत्तम रूप से अपना जीवन जी सके। कह रहा है कोई भी मनुष्य बिना अधिकारों के अपना सर्वोत्तम जीवन जीने का प्रयास नहीं कर सकता। तो अधिकार कभी भी सामाजिक कल्याण के विरुद्ध नहीं होने चाहिए। अधिकार वो होने चाहिए जो सामाजिक कल्याण को बढ़ावा दें। सरकार अधिकारों को मान्यता दे, सरकार लोगों को सुरक्षा प्रदान करे, बदले में जनता अपने कर्तव्यों का पालन करेगी। लास्की व्यक्ति के अधिकार तो देते हैं, वो कहते हैं काम का अधिकार है, उचित अधिकार, यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है, देखो लास्की व्यक्ति के अधिकारों को जो अधिकार देते हैं वो इस क्रम में देते हैं कि सबसे पहले लोगों को काम का अधिकार है, फिर उचित वेतन का अधिकार है, श्रम के घंटे का अधिकार है, यानी कि उससे 24 घंटे आप काम करो ऐसा भी नहीं है, शिक्षा का अधिकार है, शासक चुनने का अधिकार है और उसके बाद अन्य अधिकार दिए जाते हैं। लास्की का कहना है कि अगर बिना आर्थिक अधिकार किसी को ना हो तो बाकी सारे अधिकार शून्य हो जाते हैं, क्योंकि जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उसके पास अधिकार है तो वो अधिकारों का प्रयोग भी नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले आर्थिक अधिकार होने चाहिए। आगे चलकर वर्ल्ड के लेवल पर ह्यूमन राइट्स की परिकल्पना की गई है, यानी कि मानव अधिकारों की बात की गई है कि एक मनुष्य होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ अधिकार मिलने ही चाहिए। यही अधिकार मानव अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की परिकल्पना यूएनओ द्वारा की गई थी और उस दिन को हम मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। यूएनओ के चार्टर के आर्टिकल नंबर 13, 55, 62, 68, 76 में देखोगे तो ह्यूमन राइट्स के लिए विशेष रूप से लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ आर्टिकलों की बात की गई है। अगर हम बात करें ह्यूमन राइट्स की तो आर्टिकल नंबर 3 से लेकर 15 में यूएनओ के जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है। इसी प्रकार आर्टिकल 16 और 21 में पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार है, विवाह करने का अधिकार है, परिवार बसाने का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है। ये सब हम यूएनओ की बात कर रहे हैं, यूएनओ के चार्टर में। आर्टिकल नंबर 22 से लेकर 27 में आर्थिक अधिकार शामिल है, जैसे काम का अधिकार, बेरोजगारी के विरुद्ध अधिकार, मजदूर यूनियन बनाने का अधिकार। आर्टिकल नंबर 28, 29, 30 में सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के संबंधित अधिकार हैं। तो ये सब यूएनओ के चार्टर से रिलेटेड अधिकार हैं। चैप्टर यहीं खत्म होता है, यहाँ चैप्टर का सारांश आ जाता है। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर में हमने सबसे पहले ये समझा कि अधिकारों का अर्थ क्या होता है,
अधिकार और दावों में क्या अंतर है, अधिकार, दावे और हकदारियों में क्या अंतर है, अधिकारों की प्रकृति कैसे होती है, अधिकारों की परिकल्पनाएं क्या क्या हैं और अधिकारों के गठन में साधारण जनता का अधिकार क्या है, ह्यूमन राइट्स की परिकल्पनाएं क्या हैं। ये तमाम चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं। आशा है चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।